कहानी का मेन प्रोटोगनिस्ट यूकी दिखाया जाता है, जिसे देखकर हमें पता चल जाता है कि वो काफी शांत रहने वाला इंसान है। वो ज्यादा बोलता नहीं है, पर इस जगह पर यूही, जो कि उसकी बचपन की दोस्त है, वो उससे काफी ज्यादा बातें करने की कोशिश कर रही होती है, जिसकी सारी बातों का यूकी हाँ में जवाब दे रहा था। इन्हीं सब के बीच में हम देखते हैं कि क्लासरूम के बीचों बीच एक अजीब सा मैजिक पोर्टल दिखाई देने लगता है। उस पोर्टल को देखकर यूकी अजीब से स्माइल करता है, मानो यूकी को इस पोर्टल के बारे में पहले से पता हो। उसके बाद हम देखते हैं कि वो मैजिक पोर्टल क्लासरूम के सारे बच्चों को दूसरे ही वर्ल्ड में समन कर देता है, जहां पर जाते ही वो बच्चे देखते हैं कि कुछ डीमंस उनके ऊपर हमला करने आ रहे हैं। पर शुरुआत में उन बच्चों को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई मूवी की शूटिंग चल रही है, पर उन्हें कुछ समय में रियलाइज हो जाता है कि ये कोई नकली के डीमन नहीं बल्कि ये असली के डीमन है, और वो डीमंस उन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यह देखते ही वो सारे स्टूडेंट्स डर कर भागना शुरू कर देते हैं, पर इस जगह पर यूकी नहीं भागता है और वो वहीं खड़ा रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ समय बाद यूकी के पास एक डीमन आ जाता है जो यूकी के ऊपर हमला करता है, पर इस समय पर यूही यूकी के पास जाती है यह सोचकर कि वो उसे धक्का देकर बचा लेगी, पर इस जगह पर वो डीमन काफी तेजी से हमला करता है। पर इस जगह पर हैरानी की बात यह होती है कि यूकी अपना सिर्फ एक ही उंगली से उस डीमन के हमले को रिफ्लेक्ट कर देता है। इसके बाद यूही यूकी को लेकर भागने लगती है। इस जगह पर यूकी का ध्यान बार बार डीमंस पे ही जा रहा था। इसी बीच वहां पर एक लड़की आ जाती है और वो यूही और यूकी से कहती है, आखिर तुम इतनी देरी क्यों कर रहे हो, यहाँ से जल्दी भागो, तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। और इस जगह पर हम देखते हैं कि यूकी उस लड़की को देखकर ऐसा प्रिटेंड कर रहा था जैसे मानो वो उस लड़की को पहले से ही जानता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लड़की सीधा जाकर डीमंस का सामना करने लगती है। इसी सीन को दिखाते हुए हमारी कहानी कुछ समय आगे बढ़ती है और हमें एक डिस्टीनिया किंगडम को दिखाया जाता है। इसके बाद हम उसी किंगडम के किंग कैसल को देखते हैं और उसी कैसल के अंदर हम सारे समन स्टूडेंट को देखते हैं जो अर्थ से इस वर्ल्ड में आए हैं। इस जगह पर उस किंगडम के किंग और क्वीन भी प्रेजेंट होते हैं। इस जगह पर बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है और आखिर डीमंस कैसे हो सकते हैं, कि इसी बीच किंग आगे आकर उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करने लगते हैं। किंग उन्हें कहते हैं, आप सब प्रोडिजी ऑफ हीरो हैं इस किंगडम के, आप सबको यहाँ पर इसलिए समन किया है ताकि आप हमारी मदद कर सकें। इंसानों और डीमंस के बीच की लड़ाई में हमारी समन में कोई गलती नहीं है, आप सब में से कोई ना कोई एक हीरो ऑफ प्रोडिजी होगा। किंग के बाद क्वीन भी आकर उन सबको समझाती है कि आगे हीरो ऑफ प्रोडिजी क्या है। क्वीन बताती है उन्हें कि आज से कई साल पहले भी कुछ लोगों को अर्थ से यहाँ पर समन किया गया था स्पेशल मैजिक स्पेल की मदद से, जिस स्पेल की मदद से सिर्फ वही लोग टेलीपोर्ट होते हैं जिनमें से किसी एक के पास डीमन लॉर्ड को डिफीट करने का पोटेंशियल होता है। ऐसा ही पिछली बार हुआ था जब कुछ लोगों में से एक ऐसा हीरो समन हुआ था जिसने अकेले ही कई सारे किंगडम के डीमन लॉर्ड का खात्मा किया था। इतना ही नहीं, उसने आखिरी डीमन लॉर्ड जो कि सबसे पावरफुल डीमन लॉर्ड है उसे भी कड़ी टक्कर दी थी। इन्हीं सारी बातों के साथ कि उन्होंने ये भी बताती है कि ये वर्ल्ड कोई मामूली वर्ल्ड नहीं है, ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है। इस वर्ल्ड में मैजिक एग्जिस्ट करता है, डीमंस एग्जिस्ट करता है, सुपर पावर्स एग्जिस्ट करती है, सुपर ह्यूमन ड्रैगन सब कुछ एग्जिस्ट करता है। तो आप सब चिंता मत कीजिए, आप सब भी काफी ताकतवर हैं इस वर्ल्ड में। आप सब अगर ट्रेनिंग करेंगे तो आप बहुत ताकतवर बन जाएंगे और काफी ज्यादा लेवल का मैजिक इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आप डरिए मत कि आप मामूली इंसान हैं। इसी के साथ क्वीन ये भी कहती है कि प्लीज हीरोज हमारा साथ दीजिए, हमने आपको यहाँ पर इसीलिए बुलाया है। इस जगह पर क्वीन की बातें सुनकर सारे बच्चे विचार विमर्श करने लगते हैं कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए इस जगह पर। कि इसी बीच यूकी मन में कहता है, इस वर्ल्ड का समय स्लो चलता है नॉर्मल वर्ल्ड के मुकाबले। ये क्वीन और किंग तब भी थे जब मैं पहली बार यहाँ आया था। इस जगह पर यूकी क्या कह रहा है ये हमें कहानी में आगे समझ में आएगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि सारे बच्चे क्वीन की इस बात पर मंजूर हो जाते हैं और वो उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं डीमंस और इंसान की लड़ाई में, क्योंकि वो भी सुपर पावर्स इस्तेमाल करना चाहते थे। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि कुछ नाइट्स मिलकर उन सारे स्टूडेंट को टीच कर रहे होते हैं ताकि वो सब अपनी पावर्स को इन्हांस करके सुपर पावर्स एक्टिवेट कर सकें। इस जगह पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एल्का होती है। वो सारी लड़कियों को पावर इन्हांस करना सिखा रही होती है। इधर हम यूकी को दूर से देखते हैं जो ये सब चीजें देख रहा होता है, यानी इस जगह पर यूकी ट्रेनिंग नहीं कर रहा होता है। इस जगह पर वो बस दूर से खड़ा होकर यूही की प्रोग्रेस को देख रहा होता है, जहाँ पर वो देखता है कि यूही अपने पहले ही दिन में अपनी कुछ पावर्स को एक्टिवेट कर लेती है, जहाँ पर वो फायर मैजिक का इस्तेमाल करने लगती है।
यूही की प्रोग्रेस देखने के बाद यूकी वहां से जाने लगता है कि तभी रास्ते में उसे एल्का मिल जाती है, जो कि उसे डांटना शुरू कर देती है। वो यूकी से कहती है, क्या तुम पहली फाइट में मरना चाहते हो बिना ट्रेनिंग के? तुम्हें पता नहीं है कि इस वर्ल्ड में कितने डेंजरस डीमंस होते हैं, वो तुम्हें एक झटके में मार देंगे। तो अपना एटीट्यूड छोड़ो और ट्रेनिंग पे जाओ। इस जगह पर एल्का के जवाब में यूकी कहता है, एल्का मेरी बात सुनो यहाँ पर। इस जगह पर एल्का को गुस्सा आ जाता है क्योंकि यूकी उसका डायरेक्ट नाम बोल रहा है बिना परमिशन के। इवन वो उसकी मैजिक टीचर है जो उसे मैजिक सिखाने वाली है। इसलिए एल्का यूकी से कहती है कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ और साथ में तुमसे बड़ी भी हूँ एज में, तुम मुझे रिस्पेक्ट देकर बात करो। इस जगह पर यूकी एल्का से कहता है, एल्का मुझे पहचानो, मेरे मैजिक ऑरा से पहचानो, मैं कौन हूँ? तुम मुझे पहचान नहीं रही हो क्या? और दूसरी बात, मेरी एज तुमसे ज्यादा है, बस इस बॉडी में छोटी है। इस जगह पर एल्का यूकी की बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती कि आखिर ये लड़का क्या कह रहा है। और साथ ही में वो यूकी से कहती है कि पहली बात, तुमने बदतमीजी की है, और दूसरी बात, अगर तुम जल्द से जल्द ट्रेनिंग पर वापस नहीं चले मेरे साथ तो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगी। एल्का की इस बात पर यूकी कहता है, मुझे भूलने की गलती तो तुम्हें मिलनी चाहिए, तो अच्छा ठीक है, तुम कोशिश करके देखो मुझे हराने की। इस जगह पर एल्का भी गुस्से में थी, इसलिए वो सीधा यूकी पर हमला कर देती है। पर इस जगह पर हैरानी की बात यह थी कि यूकी एक आम इंसान होने के बावजूद भी इजीली नाइट को डोज कर देता है और उसके बम पर लकड़ी से मारता है। और ये अश्लील हरकत करने के बाद वो एल्का से कहता है, अब तो तुम्हें याद आ ही गया होगा कि मैं कौन हूँ। यूकी की इस हरकत के जस्ट बाद ही एल्का सीधा यूकी के पैरों में आकर गिर जाती है और कहती है, सॉरी ससामा, मैं आपको इस चेहरे में पहचान नहीं पाई। गाइस, इस जगह पर मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दूं। असल में यूकी वही हीरो है जिसके बारे में क्वीन बात कर रही थी, और ये वही हीरो है जो डीमन लॉर्ड से लड़ते समय मारा गया था। यानी दोस्तों, यूकी बेसिकली द लेजेंडरी हीरो का रीबॉर्न है। एंड गाइस, इससे आगे मैं कहानी में यूकी को सेत्सु नेम से ही प्रोनाउंस करूंगा, क्योंकि यूकी वापिस से अपनी ओल्ड लाइफ की तरह हीरो की जर्नी में वापिस से निकलेगा और वहां पर उसे सब सेत्सु नाम से ही प्रोनाउंस करेंगे। एंड इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि सेत्सु एल्का के ऊपर बैठा हुआ होता है, क्योंकि एल्का चाहती थी कि वो सेत्सु को सर्व कर सके। खैर, इसी बीच वहां पर एक और नाइट कमांडर आ जाता है, जो एल्का की इस हालत को देखकर उससे पूछता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो एल्का, तुम फर्स्ट डिवीजन कमांडर हो। इस जगह पर एल्का कहती है, ग्लेन, ये सेत्सु सामा है, ये दूसरी बॉडी में वापिस रिबॉर्न हो चुके हैं। इस जगह पर ग्लेन को भी कुछ समझ नहीं आता। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि वो दोनों सेत्सु को अपने तीसरे टीममेट के पास ले जाते हैं, जिसका नाम ईविया होता है, जो कि बेसिकली एक मैजिक क्राफ्टर होती है। पर जैसे ही वो उसकी लैब के पास पहुंचते हैं, वैसे ईविया खुद सेत्सु को इस फॉर्म में देखने के बावजूद भी कह देती है, सेत्सु सामा, आपको काफी समय लग गया। इस जगह पर सेत्सु बोलता है, तुम मुझे इस फॉर्म में भी पहचान पा रही हो? इस पे ईविया कहती है, आपकी जितना मैजिक पावर लेवल किसी का हो सकता है क्या? मैंने आपको काफी पहले ही महसूस कर लिया था, जब शायद आप इस वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हुए होंगे। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं ईविया, एल्का और ग्लेन सेत्सु को सब कुछ बता देते हैं कि उसकी गैर मौजूदगी में इस वर्ल्ड में क्या क्या हुआ। वो उसे ये बताते हैं कि जब डीमन लॉर्ड और सेत्सु के बीच में फाइनल बैटल हुई थी, उस दौरान जब सेत्सु ने डीमन लॉर्ड के ऊपर एक खतरनाक हमला किया था, उसकी रेस इतनी ज्यादा थी कि कोई उसे देख नहीं पा रहा था। पर जैसे ही वह हमला खत्म हुआ, उसके बाद ना ही डीमन लॉर्ड मिला ना ही सेत्सु। और इस घटना के बाद चीजें बहुत पीसफुली चलने लगी थी। ना ही डीमंस हमला कर रहे थे ना ही इंसान। पर कुछ दिनों पहले डीमंस ने इंसानों के ऊपर फिर से हमला करना शुरू कर दिया। छोटे छोटे किंगडम के डीमन लॉर्ड्स फिर से इंसानों के खिलाफ हो गए। इनकी इन बातों पर सेत्सु ईविया, एल्का और ग्लेन से कहता है, इसके पीछे छोटे किंगडम के डीमन लॉर्ड्स नहीं है। बेसिकली मैंने छोटे किंगडम के सारे डीमन लॉर्ड्स को हराकर उन्हें लड़ाई के बारे में सब कुछ समझा दिया था, और उन्होंने हाँ करी थी कि वो लड़ाई नहीं करेंगे। और ऊपर से मैंने लड़ाई के दौरान मैंने देखा था कि जो डीमंस हमला कर रहे थे इंसान पर, उनके अंदर काफी ज्यादा कर्स मैजिक था, जैसे तोमा के अंदर है, मेन डीमन लॉर्ड के अंदर। मैं ये कह सकता हूँ कि तोमा वापस लौट आया है और वो चाहता है इंसानों और डीमंस के बीच में युद्ध। और इसी के साथ सेत्सु ये भी कहता है, अगर तोमा यही करना चाहता है तो एज ए हीरो मेरा ये फर्ज बनता है कि मुझे फिर से तोमा को ये करने से रोकना होगा। इस जगह पर एल्का सेत्सु से कहती है कि वो भी उनके साथ जाना चाहती है। इस जगह पर सेत्सु कहता है, नहीं नहीं एल्का, तुम यहीं पर रह गए इन लोगों को ट्रेन करो। क्या पता तोमा और ताकतवर हो चुका होगा और वो मुझे हरा दे। अगर मेरे जाने के बाद कोई तो होप रहनी चाहिए इन लोगों की, इसलिए तुम यहीं रहकर इन स्टूडेंट को ट्रेन करो और इन्हें स्ट्रॉन्ग बनाओ।
यहाँ पर एल्का सेसु की बात समझ आती है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि इविया, एल्का और ग्लेन सेसु को वहां पर ले जाते हैं जहां पर सेसु की स्वॉर्ड रखी होती है और इसी के साथ हमें दिखाई जाती है सेसु की स्वॉर्ड जो कि काफी ही साइज में बड़ी होती है, जिसे देखकर सेसु कहता है, कैसे हो किमीमारू, काफी समय हो गया। यानी दोस्तों इस स्वॉर्ड का नाम किमीमारू है। इसी के साथ हम अगले सीन में देखते हैं कि सेसु बिना कोई समय बर्बाद किए अपनी स्वॉर्ड के मिलते ही इंसानों और डीमन के बीच में होने वाली इस लड़ाई को रोकने के लिए सेसु तोमादी डीमन लॉर्ड को ढूंढने के सफर पर निकलने ही वाला होता है कि तभी यूही उसे जाता हुआ देख लेती है और वो सीधा यूकी के पास आकर घबराते हुए कहती है, यूकी तुम मेरे बिना कहाँ जा रहे हो। इस जगह पर यूकी यानी सेसु यूही को सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है कि कैसे वो हीरो है जिसके बारे में क्वीन सारे स्टूडेंट्स को बता रही थी, और वो यूही को ये भी एक्सप्लेन करता है कि कैसे वो अपनी पास्ट लाइफ में मरा था और वो फिर से अर्थ पे जन्म लिया था ऐसे यूकी, और वो यूही के सवाल पे ये भी जवाब देता है कि वो असल में डीमन लॉर्ड को ढूंढने के सफर पे निकला हुआ है, क्योंकि एज ए हीरो डीमन लॉर्ड का खात्मा कर इंसानों और डीमंस के बीच में जो कत्लेआम होने वाला है उसे रोकना उसका ही फर्ज बनता है। और इसी के साथ सेसु यूही को ये भी समझाता है कि इस समय उसके अलावा डीमन लॉर्ड और इस वॉर को रोकने वाला और कोई भी नहीं है इस वर्ल्ड में। सेसु की सारी बातें सुनकर यूही सब कुछ समझ आती है, क्योंकि उसे काफी पहले से ही लग रहा था कि यूकी यानी सेसु काफी अजीब सा बिहेव कर रहा है। पर इस जगह पर यूही सेसु से कहती है कि वो भी चाहती है कि वो उसकी मदद करे, क्योंकि वो उसकी बचपन की दोस्त है और वो भी उसकी मदद करना चाहती है। पर इस जगह पर सेसु कहता है, यूही तुम अभी काफी वीक हो, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा, फिर मैं पक्का तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, पर इस समय मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता। सेसु की बात सुनकर यूही ये बात मानना तो नहीं चाहती थी, पर फिर वो सेसु की बात मान ही जाती है और सेसु से कहती है, यूकी देख लेना, एक ना एक दिन मैं भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनूंगी और फिर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी जर्नी में साथ दूंगी। यूही की इस बात को सुनकर यूकी यानी सेसु स्माइल करता है और यूकी के फोरहेड पर अपनी फिंगर से एक छोटा सा हमला करता है जो यूकी को लग जाता है। इस हमले पर यूही पूछती है, यूकी ये तुमने क्यों किया। यूही के सवाल पर सेसु कहता है, जिस दिन तुम इस हमले को इसलिए डॉज कर पाओगी यूही, उस दिन मैं समझ जाऊंगा कि मेरी बचपन की दोस्त यूही ताकतवर बन चुकी है और अब वो मेरे साथ मेरे सफर पे साथ देने के लिए तैयार है। इस जगह पर यूही समझ जाती है कि उसे काफी स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि वो सेसु के साथ उसके सफर में साथ दे सके। और इसी के साथ यूही, एल्का, इविया और ग्लेन को अलविदा कर सेसु अपने नए सफर पर यानी डीमन लॉर्ड को ढूंढने के रोमांचक सफर पर निकल पड़ता है। और इसी सफर के शुरुआत के साथ हमारा एपिसोड नंबर 1 समाप्त हो जाता है। एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत होती है। एपिसोड की शुरुआत में हम एक रूरी नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने दादाजी को किसी से बार्गेनिंग करते हुए देख रही थी। इस जगह पर हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं, सेसु के पुनर्जन्म वाला ही वर्जन होता है। इस जगह पर सेसु कुछ खरीदना चाह रहा था पर रूरी के दादाजी नहीं मान रहे थे। इस जगह पर वो कह रहे थे कि क्राफ्टमैन का प्राइड ही उनके लिए सब कुछ होता है और वो हर कोई चीज पैसों में तो नहीं बेचने वाले हैं। इस जगह पर रूरी दादाजी से पूछती है, आप इनसे लड़ क्यों रहे हैं। इस जगह पर दादाजी कहते हैं कि ये मेरे बिजनेस में इंटरफेयर कर रहा है। इस जगह पर सेसु कहता है, कुछ ऐसी बात है क्या। इसके बाद सेसु कई सारी सोने की मुद्रा निकालकर रूरी के दादाजी के टेबल पर रख देती है। इस जगह पर रूरी के दादाजी सोने की मुद्रा देखते से ही 1 मिनट में अपना सारा प्राइड भूल जाते हैं और सीधा सेसु जो ब्रोच मांग रहा था उन्हें दे देते हैं। इस जगह पर रूरी अपने दादाजी से पूछती है, आप तो कह रहे थे कि ये क्राफ्टमैन के लिए उसका प्राइड ही सब कुछ होता है। रूरी के इस सवाल पर रूरी के दादाजी कहते हैं कि मुझे पता था कि वो एक काफी अमीर इंसान है, वो मुझे पे कर देगा, इसलिए मैं उससे बार्गेनिंग कर रहा था। ये क्राफ्टमैन की एक स्किल है। रूरी के दादाजी रूरी को ये समझा रहे होते हैं कि इसी बीच हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि रूरी के दादाजी गुजर चुके हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि रूरी अपने घर से निकल चुकी है और वो निकलते हुए कहती है, मुझे अपने दादाजी की आखिरी काम को पूरा करना होगा, उन्होंने मेरे पर विश्वास किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि रूरी हॉर्स कार्ट में बैठकर आधी रात में कहीं जा रही होती है। रूरी सफर में आगे बढ़ रही होती है कि इसी बीच रूरी का घोड़ा बीच रास्ते में रुक जाता है, जिसे देखकर रूरी कहती है, ऐसा मत करो, प्लीज आगे बढ़ो। रूरी घोड़े को आगे बढ़ने के लिए मना रही होती है कि इसी बीच एक वाइल्ड डीमन
रूरी की कार्ट पर हमला कर देता है, तो इसकी वजह से रूरी की कार्ट का काफी सारा सामान बाहर गिर जाता है। इस जगह पर रूरी भी कार्ट से दूर गिर जाती है। रूरी जिस प्रोडक्ट को डिलीवर करने जा रही थी वो उससे कुछ दूर ही गिरा था, इसलिए वो उसके बॉक्स को जल्दी से उठाती है और रिलीव करती है और कहती है अच्छा वही बॉक्स को कुछ हुआ नहीं, वरना दादाजी का आखिरी काम अधूरा रह जाता। इस जगह पर जैसे ही वो मुड़ती है तो वो देखती है कि वो जंगली सुअर का डीमन बहुत ही करीब होता है उसके और उसे बस मारने वाला होता है। कि इस जगह पर रूरी एज ए बिजनेसमैन उससे मोल भाव गिरने लगती है और कहने लगती है कि तुम मुझसे कुछ पैसे ले लो और इस चीज को सेटल करते हैं, मुझे बाहर कर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मैं बहुत छोटी सी बच्ची हूँ और मेरा मांस इतना टेस्टी भी नहीं है, तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देती हूँ। पर इस जगह पर ऑब्वियस सी बात थी कि डीमन को पैसे से कोई मतलब नहीं होता और वह सीधा रूरी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी वहां पर सेसु आ जाता है और वो उस डीमन का खात्मा कर देता है। सेसु डीमन का खात्मा करने के बाद रूरी से पूछता है हेलो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना, चोट तो नहीं लगी? जिस पर रूरी कहती है हाँ मुझे कुछ नहीं हुआ और तुमने मुझे बचाया है, तुम्हें पैसे चाहिए ना? रूरी के सवाल पर सेसु कहता है नहीं मुझे नहीं चाहिए पैसे, मैं बस साइड से जा रहा था तो मैंने सोचा कि तुम्हें बचा लूं, और वैसे भी तुम पैसे से डीमन के साथ बार्गेनिंग कर रही थी। वाह। इसी बीच रूरी फिर से सेसु से कहती है तुम्हें पैसे चाहिए ना, पक्का बताओ, क्योंकि मेरे दादाजी कहा करते थे कि पैसा एक ऐसी चीज है जो किसी भी चीज को सेटल कर सकता है, तो अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें पे कर सकती हूँ। इस जगह पर रूरी की सारी बातों को सेसु इग्नोर कर रहा था कि इसी बीच रूरी सेसु की शक्ल को देखकर उसे ऐसा लगता है कि सेसु कहीं ना कहीं वही फॉर्मर हीरो से मिलता है जिसने डीमन लॉर्ड से लड़ाई की थी और वो दादाजी के यहाँ पर ब्रोच खरीदने आया था। पर इस जगह पर रूरी सोचती है कि फॉर्मर हीरो की एज काफी ज्यादा थी और वो तो वैसे भी मर चुके हैं, तो ये वो नहीं हो सकते, इसलिए वो इन सब बातों को इग्नोर करती है और वो खड़ी होती है। पर इस जगह पर सेसु वहां से जाने लगता है, पर इस जगह पर रूरी रोने लगती है और वो सेसु से कहने लगती है कि प्लीज मुझे सी पोर्ट तक छोड़ दो प्लीज, काफी डीमंस है यहाँ पर। अब इस जगह पर सेसु छोटी सी बच्ची को देखकर मान जाता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि सेसु रूरी के साथ उसके सफर में साथ दे रहा है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि रूरी सी पोर्ट पर पहुंच जाती है और वो वहां पर अपनी हायर की गई शिप के कैप्टन से पूछती है कि अब हम यहाँ से डीमन किंगडम की तरफ कब आगे बढ़ेंगे। इस जगह पर उसका कैप्टन कहता है नहीं, तुम्हारे पैसे तुम वापस ले लो, बट मैं डीमन किंगडम नहीं जाने वाला, क्योंकि वहां पर इंसानों और डीमन के बीच में वॉर चल रही है और मैं वहां पर अपनी जान नहीं देना चाहता। इस जगह पर तो रूरी को रोना ही आ जाता है, क्या वो क्या करे, उसने जो बोट हायर की थी वो तो वहां जाने के लिए तैयार ही नहीं है। पर इतनी जल्दी रूरी हार नहीं मानती और वो सी पोर्ट पर खड़े सारे शिप्स के ओनर से पूछती है कि वो उन्हें पे कर देगी, क्या वो कोई भी डीमन किंगडम जाने के लिए तैयार है। पर उसे हर जगह से निराशा ही मिलती है, कोई भी उसे डीमन किंगडम ले जाने के लिए तैयार नहीं था वॉर के कारण। रूरी को इतनी मेहनत करते हुए देखकर सेसु कहता है लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। इसी बीच हम देखते हैं कि रूरी के पास कुछ सिपाही जाते हैं और वो रूरी से उसकी आईडी कार्ड, मर्चेंट वगैरह वगैरह पूछने लगते हैं। इस जगह पर रूरी एकदम प्रोफेशनल की तरह अपना आईडी कार्ड और अपने मर्चेंट के बारे में सब कुछ बता देती है। फिर इस जगह पर वो सिपाही रूरी को ठगना चाहते थे, उन्हें वो एक छोटी लड़की लग रही थी जिससे वो काफी पैसे ठग सकते हैं, इसलिए वो रूरी से कहते हैं हम सिपाही इतनी मेहनत करते हैं वॉर में तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए, और तुम सब मर्चेंट बस पैसे कमाने सोचते हो वॉर के दौरान भी। और यह कहते हुए उन सिपाही में से एक सिपाही रूरी का बैग छीनने की कोशिश करता है और वो कहता है कि हमें इस बैग में सस्पिशियस चीजें दिख रही हैं, हमें इसमें से कुछ सामान लेना है। इस जगह पर रूरी वो बैग देने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसने इतना सफर सिर्फ इस बैग के अंदर जो सामान है उसे डिलीवर करने के लिए किया है। जब सिपाही देखते हैं कि रूरी डर नहीं रही है और उन्हें बैग नहीं दे रही है तो वो रूरी के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। पर इस जगह पर सही समय पर सेसु हो जाता है और वो उन सिपाही में से एक सिपाही का हाथ पकड़ कर कहता है क्या तुम्हारे पास परमिशन है ऐसे किसी भी छोटी सी बच्ची का बैग चेक करने के लिए। इस जगह पर सिपाही कहते हैं इससे तुम्हें क्या करना, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। इस जगह पर सेसु कहता है मैं गार्ड हूँ और इस लड़की की सुरक्षा करना मेरा काम है। इस जगह पर वो सिपाही तलवार निकाल कर सेसु को डराने की कोशिश कर रहे थे, वो सोच रहे थे गार्ड ही तो है क्या ही कर लेगा। पर इस जगह पर सेसु भी अपनी स्वाट को निकालने लगता है। इस जगह पर सिपाही ये भी देखते हैं कि काफी भीड़ इकट्ठी हो गई है और अगर यहाँ पर उन्होंने लड़ाई की और अगर वो हार गए तो उनकी बहुत बेइज्जती होगी, इसलिए वो खुद तो डर रहे होते हैं। पर वो सेसु को डराते हुए कहते हैं इस बार तुम्हें माफ कर रहे हैं, पर अगली बार तुमने हमारी इंक्वायरी में दखल अंदाजी की तो तुम्हें जेल में डाल देंगे। 2 कौड़ी के गार्ड
इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेसु रूरी की शक्ल देखकर पहचान जाता है कि रूरी काफी दुखी है कि उसे कोई भी डीमन किंगडम नहीं ले जा रहा है। इस जगह पर सेसु रूरी से कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ रूरी डीमन किंगडम पहुंचने के लिए, पर मेरी एक शर्त है कि तुम्हें आज रेस्ट करना होगा क्योंकि तुम बहुत ज्यादा थक चुकी हो, तुम पिछले 2 दिन से सोई नहीं हो। इस जगह पर ये सेसु की कंडीशन होती है रूरी की हेल्प करने के लिए, इसलिए रूरी ना चाहते हुए भी सेसु की बात मान लेती है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि रूरी और सेसु सो रहे होते हैं एक होटल में, पर इस जगह पर सेसु की कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं लग रही थी। लग नहीं रहा था कि वो सो भी पा रहा है कि इसी बीच सेसु को कुछ फुटस्टेप्स सुनाई देती हैं जो कि कई सारे लोगों की होती है और वो होटल में एक साथ आ रहे हैं एक ग्रुप की तरह। और फिर हम देखते हैं कि ये ग्रुप नाइट्स का होता है जो यहाँ पर रूरी और सेसु को ही ढूंढने आए हैं। वो यहाँ पर कहानी बनाते हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि सेसु और रूरी डीमन के स्पाई हैं और वो ये कहकर मैनेजर से रूरी और सेसु के रूम की चाबी ले लेता है। पर इस जगह पर सेसु भी सब कुछ समझ चुका था। नाइट्स उसे और रूरी को झूठे केस में फंसाकर जेल में डालना चाहते हैं, इसलिए सेसु रूरी को पकड़कर होटल की खिड़की से कूदकर भाग जाता है। पर इस जगह पर नाइट्स भी इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ते और वो भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। पर इस जगह पर सेसु उन्हें टेकल कर भाग रहा होता है, पर एक जगह पर आकर डेड एंड हो जाता है जहाँ पर सेसु रूरी के लिए भागने के लिए कोई जगह नहीं होती। आगे समुद्र होता है और पीछे नाइट्स, इसलिए नाइट्स सेसु और रूरी से कहते हैं, अब तुम्हारे पास भागने की कोई जगह नहीं है। अच्छा यही होगा कि हमसे माफी मांगकर अपने आप को सरेंडर कर दो। ये करोगे तो क्या पता कम टॉर्चर करे हम तुम्हें। इस जगह पर सेसु इनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता और वो रूरी को पकड़ता है और सीधा समुद्र में कूद जाता है। इस जगह पर रूरी को तो बहुत डर लग रहा था क्योंकि उसे अपनी मौत करीब दिख रही थी। पर इस जगह पर सेसु कहता है, लिविया यही समय है। और फिर हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा सी ड्रैगन पानी में से बाहर निकलता है और सेसु और रूरी दोनों को रेस्क्यू कर लेता है। इस चीज को देखकर तो गार्ड को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और वो कहते हैं, अब इस चीज को हम नाइट हेडक्वार्टर में रिपोर्ट कैसे करेंगे कि हम किसी का पीछा कर रहे थे और उसे बचाने के लिए एक सी ड्रैगन आया। हमारी नौकरी खतरे में है। इधर दूसरी तरफ रूरी और सेसु डिमोनिक किंगडम की तरफ आगे बढ़ रहे थे। इस जगह पर रूरी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है और सेसु कौन है। पर रूरी खुश थी कि वो डिमोनिक किंगडम जा पा रही है। सेसु और रूरी का डिमोनिक किंगडम की तरफ सफर दिखाते हुए समर्ड इन अनदर वर्ल्ड एज अ प्रो हीरो का एपिसोड नंबर 2 खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत होती है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सेसु आराम से बैठकर लिविया और एक स्क्विड मॉन्स्टर के बीच की लड़ाई देख रहा था। इस जगह पर सेसु को ऐसे आराम से बैठकर उसकी लड़ाई और पिटाई होता हुआ देखकर लिविया सेसु से कहती है कि ऐसे आराम से बैठो मत, मेरी मदद करो यहाँ पर आकर। पर इस जगह पर तो सेसु कुछ मदद नहीं करता। उसे मजा आ रहा था लिविया और एक मॉन्स्टर के बीच की लड़ाई देखने में, जिस वजह से हम अगले सीन में देखते हैं कि लिविया को अकेले ही उस स्क्विड को मारना पड़ता है। इतने बड़े स्क्विड को ऐसा पड़ा हुआ देखकर रूरी पूछती है कि अब इस स्क्विड का क्या किया जाए, जिस पे लिविया कहती है कि अब मैंने इसे मार तो दिया है, अब इसकी लाश को ठिकाने लगाने का काम सेसु का है। इसलिए हम अगले सीन में देखते हैं कि सेसु उस स्क्विड के शरीर को ठिकाने लगाने की बजाय उसके शरीर को खाना बनाकर खाना शुरू कर देता है। इसी बीच लिविया और सेसु के बीच में कहासुनी हो जाती है और वो एक दूसरे के साथ बहस करना शुरू कर देते हैं। इस जगह पर लिविया को गुस्सा आ रहा था कि आखिर सेसु इतने सालों से कहाँ गायब हो गया था। इस जगह पर सेसु लिविया को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि वो एक अर्थ नाम के प्लेनेट पर इतने सालों से जीवन जी रहा था। इसलिए लिविया और सेसु की बहस और भी बढ़ती जा रही थी कि इसी बीच पास के विलेज के डीमन के बच्चे आकर सेसु को समझाने लगते हैं, आप दोनों कपल्स हैं, आप दोनों को ऐसे नहीं लड़ना चाहिए। इस जगह पर सेसु उन बच्चों का मुंह बंद करने के लिए उनके मुंह में स्क्विड रोल डाल देता है, जिसे खाकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। इसलिए वो बच्चे सेसु से रिक्वेस्ट करने लगते हैं, क्या आप हमारे मॉम डैड के लिए भी ये बना सकते हैं प्लीज। इस जगह पर सेसु को तो कोई मन नहीं था, पर लिविया कहती है, हाँ ये एक बावर्ची तो है, ये जरूर बनाएगा, हमारे पास बहुत सारा मीट है। इसलिए हम अगले सीन में देखते हैं कि वो सब स्क्विड की बॉडी को लेकर विलेज की तरफ आगे बढ़ रहे थे। उधर हम विलेज में देखते हैं कि काफी ज्यादा सीरियस मीटिंग हो रही थी, जहाँ पर वो एक स्क्विड मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे उस स्क्विड मॉन्स्टर की वजह से वो समुद्र किनारे पे नहीं जा पा रहे हैं और फिशिंग भी नहीं कर पा रहे, और वॉर की वजह से कोई भी मर्चेंट यहाँ पर आकर खाना नहीं बेच रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो जल्द ही
मारे जाएंगे भूखमरी की वजह से। इसलिए वो कह रहे होते हैं कि उन्हें स्क्विड का कुछ ना कुछ तो करना होगा। इस जगह पर इनकी इन्हीं बातों के बीच में सेसु विलेज में पहुंच जाता है और वन से पूछता है, क्या तुम स्क्विड रोल खाना चाहोगे? इस जगह पर जैसे वो सारे विलेजर्स स्क्विड मॉन्स्टर को ऐसा मरा हुआ देखते हैं, वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर हम रात में देखते हैं कि सारे विलेजर्स रात में पार्टी कर रहे होते हैं, क्योंकि स्क्विड मॉन्स्टर के मरने की वजह से उनकी काफी बड़ी समस्या सोल्व हो चुकी है। और इसी के साथ उनका पार्टी में खाना वेस्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि वो पार्टी में भी स्क्विड मॉन्स्टर की बॉडी से बना हुआ खाना ही खा रहे होते हैं। इनकी इसी पार्टी के बीच में हम विलेज से काफी दूर एक पहाड़ पर एक पर्सन को देखते हैं, जो कि एक डीमन होता है। और वो विलेज में होता हुआ शोरगुल को देखकर और कैंप फायर को देखकर उसे ऐसा लगता है कि इंसानों ने उस विलेज पर हमला कर दिया है और उन्होंने उस विलेज के सारे लोगों को बंदी बना लिया है। और वो धीरे धीरे कर डीमन एम्पायर में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए वो पर्सन बिना कोई देरी करे सीधा उस विलेज की तरफ आगे बढ़ जाता है इंसानों के ऊपर हमला करने के लिए। इधर सीन फिर से विलेज वाले एरिया में आता है, जहाँ पर रूरी लिविया से पूछ रही थी कि आखिर आप सेस्तु-सान को कैसे जानती हैं। इस जगह पर लिविया रूरी से कहती है कि असल में मेरे और सेसु के बीच में एक बार लड़ाई हुई थी और काफी टाइम तक चली थी। उसके बाद हम दोनों के बीच में समझौता हो गया और तब से हम साथी हैं। असल में इस जगह पर लिविया झूठ बोल रही थी। असल में जब सेसु और लिविया के बीच में लड़ाई हुई थी, तब सेसु ने सिर्फ एक पंच में ही लिविया को धराशायी कर दिया था। इसलिए वो कहती है कि अगर मैं रूरी को बताऊंगी कि ओशन की क्वीन सिर्फ एक पंच में एक इंसान से हार गई तो मेरी इज्जत क्या रहेगी। इसलिए लिविया रूरी से झूठ बोल देती है। इधर वो पर्सन जिसका नाम वॉइड है, वो भी पार्टी वाली जगह पर आ जाता है और वो वहां पर देखता है कि विलेज पर कोई हमला नहीं हुआ है, बल्कि विलेजर्स तो पार्टी कर रहे हैं और पता नहीं क्या चीज खा रहे हैं। इस जगह पर वॉइड को कोई आइडिया नहीं होता है कि वो सब एक स्क्विड मॉन्स्टर का मीट खा रहे हैं। इधर दूसरी तरफ सेसु ने सारे का सारा स्क्विड मॉन्स्टर का मीट बेच दिया है और दूसरी तरफ लिविया रूरी के साथ समुद्र के किनारे पर बैठी हुई होती है कि तभी वहां पर वॉइड आ जाता है, जो कि लिविया को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है, मिस लिविया, द क्वीन ऑफ ओशन, अब यहाँ पर क्या कर रही हैं? और वो भी अपने इंसानी फॉर्म में। इन्हीं सब के बीच में वहां पर सेसु भी आ जाता है। सेसु को देखकर वॉइड हैरान होने की बजाय सेसु से पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं सेसु सामा? जिस पर सेसु कहता है कि तुमने मुझे इस फॉर्म में भी पहचान लिया, डीमन लॉर्ड के खास सोल्जर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो इस समय कैसल में होना चाहिए, डीमन लॉर्ड के पास। इस जगह पर वॉइड सेसु को सब एक्सप्लेन करने लगता है। वो सेसु को बताता है इसका कारण ये है कि मुझे कुछ ना कुछ कर डीमन की उनकी शादी को रोकना होगा, क्योंकि उनकी एक इंसान से शादी होने वाली है और ये शादी उनकी मर्जी से नहीं हो रही है। इस जगह पर वो ये शादी सिर्फ इंसानों और डीमंस के बीच में जो लड़ाई हो रही है उसे रोकने के लिए कर रहे हैं। इस जगह पर वो ये भी बताता है कि उस इंसान ने डीमन क्वीन को अपने काबू में करने के लिए उनके गले में एक नेकलेस पहनाया है, जो पूरी तरीके से कर्स्ड है, जिसकी वजह से डीमन क्वीन अब उस इंसान की ही बात मान रही है। इसलिए मैं चाह कर भी डीमन क्वीन को नहीं मना पा रहा हूँ। प्लीज मेरी मदद करो सेसु सामा और लिविया, प्लीज डीमन क्वीन को बचाने के लिए। उनने शादी के लिए हाँ इसलिए भरी थी ताकि वो इंसान और डीमन के बीच की इस लड़ाई को रोक सके, टेरोन नाम के एक इंसान से शादी कर। वॉइड की बात सुनकर सेसु वॉइड से पूछता है क्या टेरोन इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि उसके कहने पर वो रुक जाएगी और खत्म हो जाएगी। इस पर रूरी सेसु को बताती है कि टेरोन कोई शक्तिशाली या फिर सुपर ह्यूमन या फिर कोई मैजिशियन नहीं है, बल्कि वो एक मर्चेंट है। इवन समुद्र में 90% जो शिप चलती हैं उसमें वो ही कारोबार करता है, इसलिए उसके पास बहुत पैसे हैं। इस जगह पर वॉइड कहता है हाँ, वो अपने पैसों की मदद से वॉर को रुकवा सकता है। और इतना ही नहीं, अगर किसी किंगडम का किंग टेरोन की बात मानने से इनकार कर देगा तो टेरोन अपने कनेक्शन की वजह से उस किंगडम में जाने वाले सारे मर्चेंट्स को वहां जाना बंद कर देगा, जिसकी वजह से उस किंगडम की पूरी इकोनॉमी धराशायी हो जाएगी और वहां के लोगों को भूखा मरना पड़ेगा। इसलिए टेरोन इस वॉर को रुकवा सकता है। इसलिए डीमन क्वीन अपनी मर्जी के बिना ही उस इंसान से शादी कर रही है। इसी के साथ सेसु को वॉइड से ये भी पता चलता है कि असल में इंसानों ने वॉइड के ऊपर पहले हमला किया, पर वहीं इंसानों के पर्सपेक्टिव से तो डीमंस ने इंसानों के ऊपर पहले हमला किया। इस जगह पर सेसु समझ जाता है कि कोई ना कोई तो है जो अपने फायदे के लिए डीमन और इंसान के बीच में वॉर करा रहा है। इसी के साथ सेसु को लिविया से ये भी पता चलता है कि असल में डीमन क्वीन ये सब सेक्रीफाइस इसलिए कर रही है कि जब पिछली बार सेसु और डीमन लॉर्ड के बीच में लड़ाई हुई थी, तब वहां पर एक कंडीशन हुई थी कि जब भी लड़ाई होगी तो वो
वो डीमन लॉर्ड और हीरो के बीच में होगी, कभी भी वॉर नहीं होगी, क्योंकि इसकी वजह से डीमन और इंसान दोनों को ही सिर्फ दो लोगों की लड़ाई की वजह से खून बहाना पड़ता है। इस बात पर डीमन लॉर्ड ने सेत्सु को वादा कर दिया था कि लड़ाई होगी तो सिर्फ डीमन लॉर्ड और हीरो के बीच में, कभी भी वॉर नहीं होगी। और बस इसी प्रॉमिस को बरकरार रखने के लिए डीमन क्वीन ये सेक्रीफाइस दे रही है ताकि लड़ाई ना हो। इस जगह पर सेत्सु लिविया की ये सारी बातें सुनकर पूरा हैरान हो जाता है कि डीमंस भी अपने वादे के इतने पक्के होते हैं। इसलिए सेत्सु डिसाइड करता है कि वो डीमन क्वीन की हेल्प जरूर करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लिविया और सेत्सु डीमन क्वीन के कैसल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और इसी सीन को दिखाते हुए आई समन इन अनदर वर्ल्ड एज अ हीरो का एपिसोड नंबर 3 भी समाप्त हो जाता है। समन इन अनदर वर्ल्ड एज अ हीरो का एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत होती है। एपिसोड की शुरुआत में हमें पास्ट का सीन दिखाया जा रहा था, जहां पर डीमन क्वीन और सेत्सु के बीच में लड़ाई चल रही थी, पर सेत्सु काफी ज्यादा पावरफुल होने की वजह से काफी इजीली डीमन क्वीन को हरा देता है। सेत्सु डीमन क्वीन को हराने के बावजूद भी डीमन क्वीन के किंगडम पर कब्जा नहीं करता और न ही इंसानों द्वारा डीमन क्वीन के किंगडम के किसी भी इंसान को मारा जाता है। इवन सेत्सु